हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा सर? ये होगा लेक्चर नंबर 3। क्या पढ़ेंगे? लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हमारा क्या हुआ था? सेकेंड लेक्चर था लास्ट। हमने आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताया था, सेक्शन 10। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था बेसिक चीज़ों से। पहले लेक्चर में फर्स्ट में मैंने लॉ के बारे में बताया, फिर मर्केंटाइल लॉ क्या होता है, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होते हैं वो बताया, फिर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी हमने सेक्शन 2H में क्या कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन होती है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से एक वर्ड निकला अग्रीमेंट, वो सेक्शन 2E में हमने देखा कि अग्रीमेंट क्या होता है, उस पर हमारी डिस्कशन हुई और उसकी डेफिनेशन हमने लास्ट पढ़ी थी। क्या अग्रीमेंट कहते हैं? एंड अ प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसे हम अग्रीमेंट कहते हैं। और उसके बाद उससे निकल के आया था प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और प्रॉमिस का मतलब होता है जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस कहते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे, अच्छा ऑफर क्या होता है वो भी मैंने बता दिया था। हल्का सा सेक्शन 2A में डिस्कशन किया था मैंने, और मैंने बता दिया था कि भाई एक व्यक्ति जब अपनी इच्छा, अपने डिज़ायर, अपने विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है किसी और के सामने, इस उद्देश्य के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ, दैट ही कैन फाइंड द विलिंगनेस ऑफ दैट अदर पर्सन, इन दैट केस हम कहते हैं कि ये ऑफर रख रहा है उसके सामने या वो प्रपोजल रख रहा है। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं बिल्कुल जरूरी होते हैं, उनके बिना एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, तो उनको हम लोगों ने देखा था। और क्या थे वो? बोलिए क्या थे? वो थे हमारे, हाँ, सबसे पहले हमने दो पार्टीज होनी चाहिए प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ। मतलब जो ऑफर के रूल्स होते हैं, जो ऑफर के तरीके होते हैं, जो आगे चल करके हमको पढ़ना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आगे चल करके पढ़ना है, जो हम बातें पढ़ेंगे आगे उनके बारे में मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। और उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस के भी क्या रूल होते हैं, मतलब एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सब देखेंगे। उसके बाद एक कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज की सेक्शन 11 के हिसाब से कि आप अग्रीमेंट करने के योग्य हैं या नहीं है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड ना हो ऐसे अग्रीमेंट जो आप कर रहे हैं। उसके साथ साथ अग्रीमेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कंसिडरेशन के साथ दो चीजें देखी थी हम लोगों ने कि कंसिडरेशन का होना भी जरूरी है और साथ साथ लॉफुल होना भी जरूरी है। लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सेक्शन 23 हमारा डिस्कस करेगा। जैसा फिर मैं बोल रहा हूं कि आगे हम लोगों को सेक्शन 23 करना है। उसके बाद फ्री कंसेंट, पार्टीज का कंसेंट होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि कंसेंट क्या होती है, जब आइडेंटिटी ऑफ माइंड, कंसेंसस एड आइडेम होता है, जब दो दिमाग एक जैसे काम करते हैं तो उसको कंसेंट कहते हैं। लेकिन फ्री होना जरूरी है कि उसमें ये चीजें ना हो, क्या क्या, कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सारी चीजें अगर होंगी तो फिर वो वो क्या बन जाएगा, वो फ्री नहीं रह जाएगा, या फिर वो कंसेंट फोर्सफुली होगा। ठीक है। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी ना हो, फॉर्मेलिटीज जो हैं वो भी पूरी हों, ये सारी चीज़ें एसेंशियल एलिमेंट्स में हमने सेक्शन 10 की करी थी। और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे दो चीज़ें, या तो हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऑफर और एक्सेप्टेंस को करेंगे। तो बताइए हम लोग क्या करें? मेरे हिसाब से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑफर और एक्सेप्टेंस खत्म करके फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना? थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपको आसानी होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और बिल्कुल हौसले के साथ आप चलेंगे आगे, जोश के साथ चलेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने लास्ट में बता दिया था। मैंने कहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेक्शन 10 में अवेलेबल जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे हैं तो वैलिड है, नहीं है तो वैलिड नहीं है। तो सर एक, अच्छा सर ये वैलिड वर्ड क्यों, ये कोई एग्जैक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? देखिए, ये नॉर्मली जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना तो वो वैलिड ही होता है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो तो अग्रीमेंट तक ही रह जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अग्रीमेंट का मतलब होता है कि वो अभी एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, या फिर यूं कह लें कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो उसमें अवेलेबल नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो अग्रीमेंट बन सकता है। लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना जरूरी है? एसेंशियल एलिमेंट जितने भी हैं सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी यही डेफिनेशन है। और अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो वो डेफिनेटली
दो पार्टीज को बाउंड करता है। अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हम और आप दुकानदार हैं, मैं एक बायर हूं, मैं आपकी दुकान पे जाता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे कुछ सामान चाहिए, मैं साबुन खरीदने जाता हूं, मुझे नहाने का शौक चढ़ा है, आज नहाना है मुझे, ठंडी का मौसम था बीत गया, अब मैं निकला हूं अपने घर से, आज मैं सोच रहा हूं कि नहा ही लूं। सर घर से निकल के नहाएंगे? अरे घर से निकलना है, मीन्स हमारे कहने का मतलब ये था। तो आज नहाने का मूड बना लिया है मैंने, बहुत दिनों बाद ये शुभ घड़ी आई है और मैं दुकान पे पहुंच गया साबुन खरीदने। अब मैंने कहा कि मुझे साबुन चाहिए, दुकानदार ने कहा 5 रुपए, मैंने कहा ठीक है, एक अग्रीमेंट बना, एनफोर्सिबल बाय लॉ है। अब मैंने पैसे दे दिए, मैंने कहा दुकानदार को कि घर भिजवा देना, वो पैसा लेकर के बैठ गया और नहीं भिजवा रहा है। तो बताइए हम लोगों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं? जी हाँ हुआ है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ है और वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हुआ है, प्रॉमिस अग्रीमेंट बन गया है और डेफिनेटली वो अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है, क्योंकि हम लोग लीगल इंटेंशन के साथ काम करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है और वो दुकानदार सामान नहीं भेजता है तो फिर प्रॉमिस वो तोड़ रहा है और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब हमारा जो राइट है वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सामने वाले को लाइबल बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज आपस में बाउंड होती हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए या अपने अधिकारों का निर्वहन के लिए या अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। देखिए, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? An agreement which is binding and enforceable is a valid contract. Which is binding and enforceable. Bind भी करे और enforceable हो, मतलब आप अगर मेरी बात नहीं मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट से मुकर रहे हैं, तो आपको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। It contains all essential elements of a valid contract. यहाँ पे लिख दीजिए given under section, बताइए सर 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? वॉइड। अब आज आपको रूबरू कराते हैं इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से। इस वॉइड वर्ड का मतलब क्या होता है ये आज आपको सीखने को मिलेगा। हिंदी में वॉइड का मतलब होता है व्यर्थ। वर्ड का मतलब होता है व्यर्थ, ऐसा अनुबंध, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल व्यर्थ हो। व्यर्थ इन द सेंस कि उसका कोई लीगल इफेक्ट ना हो, उसका कोई लीगल इफेक्ट ना हो। तो सर ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? सुनिएगा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, फिर उस डेफिनेशन को समझाऊं और फिर अपनी भाषा में एग्जाम्पल देकर के आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये क्या है। ये पैटर्न मेरा होना चाहिए। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करता हूं। इसकी डेफिनेशन सुनिएगा। सेक्शन 2J मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने एक लिस्ट दी थी आपको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसमें वो किस जगह पे आ रहा है, ये सबसे लास्ट आता है सेक्शन 2J और ये होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको अभी वॉइड अग्रीमेंट भी बताऊंगा साथ साथ। ये होता है सेक्शन 2G में। तो सर G और J के बीच में क्या है? H और I ये दो हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताता है और I बताता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों हम देखेंगे आगे चल करके। फिलहाल आइए वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है सुनिएगा मेरे साथ साथ और समझने की कोशिश करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड मैंने यूज किया है which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। क्या कहा मैंने? डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब यह हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। जब वर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया गया इसका मतलब सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट वैलिड होंगे या नहीं? होंगे या नहीं? जी हाँ होंगे। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, लेकिन आगे देखें which ceases to be enforceable by law। लेकिन अब ये ceases to be, ceases का मतलब होता है खत्म होना, तो ceases to be enforceable है by law। और अगर वो उसकी एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, पहले तो एनफोर्सिबल था लेकिन अब उसकी एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो गई, तो फिर वो बिकम्स वॉइड। और वो क्या बन गया? वॉइड बन गया। और कब वो वॉइड बना? व्हेन, जब इट सीजेस टू बी एनफोर्सिबल, जब वो एनफोर्स होना सीज करता है, जब वो एनफोर्सिबल नहीं होता है तब वो
वर्ड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट अगर नॉर्मली, देखिए वर्ड मैंने कॉन्ट्रैक्ट बार बार यूज किया, यहां पे क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूं वर्ड, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होगा। हम और आप आपस में एक ऐसे ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ गए होंगे जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। लेकिन लेटर ऑन, बाद में चल करके वो क्या हो रहा है, वो एनफोर्सिएबल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जा रहा है एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत बारीकी से समझिएगा। भारत और पाकिस्तान, ये आसान लगता है। भारत और पाकिस्तान एक पड़ोसी देश हैं जो आपस में बड़े सुंदर, बड़े अच्छे किस्म के दुश्मन हैं। अच्छा लगा सुन के, बड़े अच्छे और बड़े सुंदर दुश्मन हैं। दुश्मनी तो ऐसे निभाते हैं जैसे दोस्ती हो रही हो। शायरी निकल रही है ना हमारे मुंह से। हाँ, तो पहले तो दोस्त हैं और उनके साथ आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। भारत उनसे कुछ खरीदता है और वो भारत से टमाटर खरीदते हैं, भारत उनसे छुआरा खरीदता है या कुछ और खरीदता है, अखरोट खरीदता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा ना आपस में, ऑफर एक्सेप्टेंस, प्रपोजल जा रहा होगा, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा होगा, अग्रीमेंट हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं। लेकिन अगर अचानक से पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध शुरू हो जाए तो पाकिस्तान अब दोस्त से क्या बन गया, दुश्मन। और दुश्मन बनते ही क्या दुश्मन के साथ व्यापार ठीक रहेगा? नहीं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एलियन एनिमी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। और जैसे ही वो दुश्मन बना, वो इन ए स्टेट ऑफ वॉर, युद्ध की स्थिति में आया, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए, बेकार हो गए, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रह गया। तो अब बताइए वो कब वॉइड हुए? पहले तो वैलिड थे। और कॉन्ट्रैक्ट which is ceases to be enforceable by law when it is ceases to be enforceable, ये अनुबंध वर्ड तब होगा जब इसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज कर जाएगी। समझ में आई बात? लेकिन तो इसका मतलब अब ये समझ गए आप कि वर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं, वर्ड हो जाते हैं। और जिस दिन वो वर्ड हो जाते हैं उनका लीगल इफेक्ट खत्म। मतलब हम और आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो हम लोगों का एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जिस दिन वो वॉइड हो जाएगा उस दिन न तो मैं आपको कोर्ट में ले जा सकता हूं, ना तो आप मुझे कोर्ट में ले जा सकते हैं। यही वॉइड होने का रिजल्ट होता है। मींस किसी के पास लीगल पावर या राइट्स नहीं होती हैं कि सामने वाले को वो फोर्स कर सके। ठीक है, वर्ड का यही रिजल्ट होता है। लेकिन अब मैं दूसरी परिस्थिति, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वर्ड एब इनिशियो होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में ये वर्ड यूज किया था, वर्ड एब इनिशियो। क्या होता है, मैं यहां लिख दूं क्या, वर्ड एब इनिशियो। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वर्ड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। मतलब शुरू से वर्ड, मतलब ये कभी वैलिड था ही नहीं। ऐसे भी वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उन्हें हम वर्ड एब इनिशियो कहते हैं। सर एग्जांपल देके समझाइए कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पहले वैलिड नहीं होते, शुरू से ही वर्ड होते हैं। तो एक माइनर के साथ, आगे हम पढ़ेंगे इसको, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का केस भी मैं बताऊंगा आपको। और उस केस में ये डिसाइड किया गया था कि अगर कोई माइनर है, माइनर का मतलब आप समझ रहे होंगे, फिलहाल मैं बता दूं कि 18 साल से कम फिलहाल, लेकिन मैं आगे चल करके आपको माइनर का मतलब बताऊंगा अलग अलग सिनेरियो में। ठीक है, कोर्ट के हिसाब से गार्जियन अगर है या कोर्ट ही उसका देख रेख कर रहा है तो क्या होगा, ये सब मैं बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि सिंपली 18 साल से कम का बच्चा है तो माइनर है, और माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो वर्ड एब इनिशियो होता है, वो कभी वैलिड होता ही नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड होते हैं, बाद में चल करके किसी कारण की वजह से वो वर्ड हो जाते हैं। लेकिन जो वर्ड एब इनिशियो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही वर्ड होते हैं, उनका कोई लीगल इफेक्ट होता ही नहीं। इसका मतलब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो उसके ऊपर आप मुकदमा कर सकते हैं और ना ही उससे कुछ रिकवर कर सकते हैं, वो आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। अब आइए, तो ये डेफिनेशन आपने समझ ली। इन अदर वर्ड्स, अ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज वैलिड when entered, जब बना था तो वैलिड था, into but which subsequently becomes void but due to the impossibility of performance। हो सकता है कि
परफॉर्मेंस उसका पॉसिबल ना हो। बताइए दुश्मन अगर हमारा हो जाए पाकिस्तान और उससे के साथ व्यापार पहले चल रहा हो तो अब व्यापार चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अच्छा मान लीजिए मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, अब उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो बताइए वो व्यक्ति से हम कैसे परफॉर्मेंस कराएंगे? तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना। तो जब कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है तो अपने आप वॉइड हो जाती है ना। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां पे पहले से ये कहा गया है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे आप तो इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, ये वॉइड होते हैं। वो आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, ओके। अच्छा तो क्या क्या कारण होते हैं? पहला इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरा चेंज ऑफ लॉ, कानून बदल गया। हमने आपस में कॉन्ट्रैक्ट जिस कानून के बेस पे किया था अब वो चेंज हो गया, तो चेंज हो गया तो क्या कर सकते हैं? वो तो उस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट नहीं रह जाएगा। सम अदर रीजन, कुछ और भी कारण है। इट मे बी एडेड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन हियर दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल बट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग इट हैज टू बी कॉल्ड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आइडेंटिफाई तो करना है ना उसको, तो इस वजह से जब कॉन्ट्रैक्ट का लीगल इफेक्ट ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कहलाना उसका गलत है, गलत है, समझ रहे हैं आप। लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए लिखना तो पड़ेगा ना। हाँ, जैसे एक व्यक्ति अगर जिसकी डेथ हो जाती है तो वो अब दुनिया में नहीं रहा तो उसके आगे स्वर्गीय वर्ड लिख देते हैं लेट, तो इसका क्या मतलब? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये व्यक्ति है नहीं मींस, लेकिन था कभी, तो नाम तो रहेगा ना। अच्छा तो अब उसी के साथ साथ आ जाइए सेक्शन 2 क्लॉज जी में हम लोग वॉइड अग्रीमेंट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों में अंतर। वॉइड अग्रीमेंट, अब देखिए ये अग्रीमेंट वर्ड यहां लिखा है, यहां कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा है। क्यों? क्योंकि जो वॉइड होता है वो केवल अग्रीमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है और उसके आगे अगर वॉइड लग गया तो वो एनफोर्सिबल होगा ही नहीं। लेकिन ये क्या है ये समझिए, ये पहले वैलिड था, बाद में चल करके क्या बना? वॉइड, इसलिए यहां पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया। लेकिन ये जो होता है ये शुरू से ही वॉइड होता है, इसलिए कभी इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। जैसे माइनर के साथ मैंने अभी एग्जांपल दिया था, माइनर के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, वो वॉइड अग्रीमेंट तक ही रह जाता है, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कभी एनफोर्सिएबल होगा ही नहीं, और जब नहीं होगा तो फिर अब बताइए कैसे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलें? नहीं बोल सकते ना, वो अग्रीमेंट तक ही रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए वो वही चीज यहाँ पे दी गई है। अकॉर्डिंग टू इतना, एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, not enforceable by law is said to be void. Such agreements are void ab initio. शुरू से, मैं इसको लिखता हूं, देखूं मैं प्रयास करता हूं, शुरू से व्यर्थ, which is not effective from very beginning, which means that they are unenforceable right from the time they are made. जब बने थे तभी से वो एनफोर्सिएबल नहीं है। एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है कि एन एग्रीमेंट विद अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज अ वॉइड एब इनिशियो बिकॉज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दे आर कॉल्ड इनकैपेसिटेटेड पर्सन। दस अ वॉइड एग्रीमेंट नेवर मैच्योर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलता। तो ये जो वर्ड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग होते हैं ना, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड के साथ नहीं होते हैं, लेकिन जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बाद में वर्ड होते हैं तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लगा रहता है। ठीक है, चलें आगे। ओके सर, आइए आइए आइए, अब आपकी खिदमत में हाजिर है सेक्शन 2I। आई क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत मजेदार है, इसको आपने समझ लिया तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जीत लिया। डर के आगे विश्व जीत है ना? डरने का नहीं, डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरने का। आइए, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जरा ध्यान से देखेंगे, इस वर्ड के साथ दो चीजें जुड़ी हैं, एक है वॉइड और दूसरा है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य, एबल का मतलब होता है योग्य। अगर चेंज के साथ एबल लगा दीजिए तो क्या होगा? चेंज एबल, मतलब चेंज करने योग्य। ओके, ड्यूरेशन
के साथ लगा दीजिए तो ड्यूरेबल, मतलब एबल वर्ड जिसके साथ लगा देते हैं वो उसी के साथ जुड़ जाता है, ऐसा है। हाँ सर ऐसा है। तो फिर अगर वॉइड के साथ मैं एबल वर्ड जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, वॉइड एबल, वॉइड होने योग्य। ओहो, इसका मतलब ये निकला कि एक ऐसा अग्रीमेंट जो वॉइड तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो बन रहा है, लेकिन वो वॉइड होने योग्य है। फिर से मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं। एक पानी का बॉटल है, आप पूछते हैं क्या ये पीने योग्य है? बोलिए, पूछते हैं? हाँ। इसका क्या मतलब कि अभी आपने इसको पिया नहीं है, लेकिन आप पी सकते हैं। जब तक आपने पिया नहीं है तब तक वो ठीक है, पीने योग्य है। इसका मतलब आप इसको पी सकते हैं। वॉइडेबल मतलब अभी वॉइड है नहीं, वॉइड हो सकता है। अब थोड़ा सा और अलग तरह से समझते हैं इसको। अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। इतना याद रखिएगा कि वॉइड होने योग्य, तो योग्य कैसे होता है ये अभी आपको समझाऊंगा मैं, पहले आप डेफिनेशन सुन लीजिए। डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एन अग्रीमेंट enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of other or others। सर ये क्या डेफिनेशन बता रहे हैं आप? कौन सी डेफिनेशन? नहीं समझ में आ रहा है। डेफिनेशन को समझना ही तो कठिन है, इसीलिए तो हम और हमारे जैसे टीचर्स दुनिया में आए हैं आपकी मदद के लिए। मदद ले लीजिए। आइए, एन अग्रीमेंट विच इज enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other or others is a voidable contract। अब इस डेफिनेशन का मैं मतलब समझाऊं आपको। ये क्या वर्ड लिखा है? अग्रीमेंट। एन अग्रीमेंट विच इज enforceable by law, इसका मतलब एक अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय एबल मतलब कानून के द्वारा एनफोर्स करने लायक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है या कॉन्ट्रैक्ट बनने योग्य है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। अब ये पार्टीज कौन सी आ गई? ये नई पार्टीज कौन है? पार्टी तो बनती है राजनीतिक पार्टी नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज हैं। वन और मोर क्यों लिखा है यहां पे? अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको लेके आगे चलूंगा। यहां पे मैंने आपसे कहा कि मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए और आपके पास वो प्रॉपर्टी है, एक सड़क के किनारे एक जमीन है। मैंने आपको ऑफर किया कि भाई मुझे वो लैंड चाहिए और मैं उसके लिए आपको 50 लाख रुपए देने को तैयार हूं। आपको बेचना ही नहीं है, आपने मना कर दिया कि हमें बेचना नहीं है, मतलब मेरे प्रपोजल को आपने ठुकरा दिया। ठुकरा के मेरा प्रपोजल, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं गुस्से में आया और मैं बंदूक निकाली मैंने अपनी। मैं तो गुंडा हूं। मैं बंदूक लेकर के गया आपके पास और मैंने कहा कि ये लो। अब आप बोलो प्रॉपर्टी दोगे या नहीं? बताइए आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं अब 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, बोलो देना है या नहीं? आपने कहा प्रॉपर्टी। मैंने मना कब किया? ये तो आप ही की है, अपना समझिए आप। देखिए 2 मिनट में टोन बदल गया आपका। और जैसे ही आपने ये बात कही मैंने कहा ठीक। अब आपने हाँ कह दिया, अब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या होते हैं? प्रॉपर ऑफर, एक्सेप्टेंस, सब होना चाहिए।
और सब है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन 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 देखिए यहां पे कुछ हो रहा है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। क्या हुआ है, क्या हो गया है? तो एक प्रेशर डाला गया है, मतलब आपकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, आपको उत्पीड़ित किया गया है, बंदूक की नोक पे आपसे हाँ कहलवाया गया है। इसलिए ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइड तो नहीं है लेकिन वॉइड होने योग्य है। कब होने योग्य है? जब आप, जो पार्टी जबरदस्ती कंसेंट दे रही है या जिससे कंसेंट लिया जा रहा है, वो पार्टी, केवल वो पार्टी ये कह दे कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं है, जबरदस्ती किया जा रहा है, तो जैसे ही आपने ये बात कही वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइड हो जाएगा। जब तक आप चुप थे, सब कुछ ठीक था, तब तक वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो वॉइडेबल था। और वॉइडेबल होना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की निशानी है, लेकिन उसमें वॉइड होने की क्षमता है। बहुत ध्यान से समझेंगे आप, मैं वॉइडेबल को समझा रहा हूं कि वॉइडेबल का मतलब होता है पहले तो वैलिड होना, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट सारे अवेलेबल हैं तो वो वैलिड है। लेकिन वॉइड होने योग्य इसलिए है क्योंकि वो उसमें कंसेंट फ्री नहीं है, इसलिए वो वॉइड होने योग्य है। और तब तक वो वॉइडेबल ही रहेगी। वॉइडेबल के साथ साथ ये वर्ड वैलिड जुड़ा रहेगा। सुनिएगा, वॉइडेबल ये जनरली वैलिड होते हैं, लेकिन जैसे ही जिसके ऊपर प्रेशर डाल करके उससे अपनी सहमति ली गई है वो मना कर देता है, वो कहता है नहीं देंगे, हम आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो जैसे ही वो मना किया फिर वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वर्ड बन जाएगा वो। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें क्षमता है, वो ताकत है जो अपनी ताकत दिखा करके वो वॉइड बन सकता है। और जैसे ही वॉइडेबल हुआ, वो वॉइडेबल जब वॉइड में कन्वर्ट हुआ, उसने जाके पुलिस में कह दिया कि ये तो जबरदस्ती हमसे कर रहे थे। अब उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब एवन वो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, मैं कोर्ट में जा करके अगर ये कह रहा हूं कि इन्होंने हमसे हाँ कहा था, ये जमीन 5 लाख रुपए में बेचने को कहा था, लेकिन कोर्ट कहेगा भाग यहां से, ये तुमने जबरदस्ती किया था, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये वॉइड है। तो वॉइड कब बना? जब वो रिजेक्ट हुआ। जब तक रिजेक्ट नहीं है तब तक वैलिड है, लेकिन नाम उसका वॉइडेबल है। ओहो सर, कहानी समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आइए अब फिर से डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूं कि क्या लिखा हुआ है। एन अग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more parties। ये one or more पार्टी कौन सी हैं? जिनके साथ प्रॉब्लम हुई है, जिनको जबरदस्ती किया गया है, one or more पार्टी, but not at the option of other or others। other और other में कौन है? मैं, जिसने दबाव डाला है, जिसने बंदूक सटाई है, is voidable contract। ठीक है, ओके सर। आप पार्टीज अगर चाहें तो वहां पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। In other words, a voidable contract is one which can be set aside। set aside का मतलब तोड़ा जा सकता है, वो मना कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर के केस करके कि बंदूक सटा करके मुझसे हाँ कहलवाए गए। set aside और repudiated, repudiated का मतलब होता है तोड़ना या avoided at the option of the aggrieved party। aggrieved मतलब जिसके साथ ये घटना घटी है, मतलब जिसके सर पे बंदूक सटाई गई है। aggrieve होता है मतलब पीड़ित। until the contract is set aside, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं जाता है तब तक क्या रहता है? वैलिड रहता है। और repudiated by the aggrieved party, it remains a valid contract। लेकिन नाम क्या होगा? voidable। होता वैलिड है लेकिन नाम क्या होगा? voidable। ठीक है, ओके, चलें आगे अब। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। आइए सर, अब आप हमें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दीजिए फटाफट, मजा आ जाए। अच्छा, मैं सोच रहा था कि पहले वॉइड अग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बता दूं आपको। अगर ये बता दूं तो फिर मजा आ जाए, तो फिर मैं इलीगल बताऊं आपको। ठीक है सर, वही कर दीजिए आप। आइए, मीनिंग बताइए, वॉइड अग्रीमेंट की मीनिंग क्या है? वो अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल नहीं है वो वॉइड अग्रीमेंट है। एनफोर्सिएबल हो गया है और बाद में अब एनफोर्सिएबल नहीं है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन तो देखिए जरा, अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिबल। एक काम करते हैं, ये वॉइड अग्रीमेंट लिख करके हटा करके यहां वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझिए और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में डिफरेंस समझिए, ठीक है। तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता और जैसे ही वो एनफोर्स होना खत्म होता है तब से वो वर्ड हो जाता है। लेकिन वॉइडेबल क्या होता है, पहले वैलिड होता है बाद में वो वर्ड होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other or others is a voidable contract। ये definitions हैं, simply आपको भी मालूम है। आगे चलिए, cause, कारण बताओ, क्या कारण है। ये वर्ड कब होता है, ड्यू टू चेंज इन लॉ, कानून बदल गया। हम लोगों ने अग्रीमेंट जिस कानून के बेसिस पे किया था कानून ही चेंज हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग शराब का बिजनेस करते हैं, हम लोग किंग फिशर हैं, हम लोग विजय माल्या हैं और स्टेट ऑफ गुजरात में किंगफिशर अपना व्यापार कर रही थी। अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था बहुत सारे लोगों से सामान को सप्लाई करने का, जो वाइन सप्लाई होती है। अचानक से कानून बन गया, गुजरात में अब शराब नहीं बिकेगी, बिहार में अब शराब नहीं बिकेगी, कानून बदल गया। अब बताइए वो अग्रीमेंट अब वो विजय माल्या भेज सकता है क्या, वो तो जेल में है बेचारा, लेकिन किंगफिशर भेज सकती है क्या, नहीं भेज सकती। अब वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई भी लीगली एक दूसरे को इन्फोर्स नहीं कर सकता। चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज, ऐसी परिस्थितियां जो अब हमारे कंट्रोल के बाहर की हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा, वो क्या वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वाज नॉट फ्री, सामने वाले से जबरदस्ती ली गई है या धोखाधड़ी से या जो भी उसके एलिमेंट होते हैं उसके थ्रू ली गई हैं, तो फिर इसे हम कहेंगे वॉइडेबल अग्रीमेंट। आइए नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताइए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होता है, जी नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। लेकिन वॉइडेबल के साथ सुनिएगा, इफ अग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, एनी पार्टी कैन सू द अदर फॉर द क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बताइए सच्चाई है या नहीं इसमें। हाँ सर, अगर सामने वाले को कहा जा रहा है कि भाई जबरदस्ती सर पे बंदूक लगा के तुम अपना बेच दो, तो वो अब अगर कोर्ट में केस या पुलिस स्टेशन में केस नहीं कर रहा है, चुपचाप कह रहा है हाँ ठीक है ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 5 लाख में ही बेचना था, किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, तो फिर वो तो वैलिड हो गया ना। अब अगर आप उसको रिजेक्ट अवॉइड नहीं करेंगे तो दुनिया यही मानेगी ना कि बिल्कुल आप जानबूझ करके अपनी इच्छा से ये काम कर रहे हैं। हम क्या कैसे मान लें, क्योंकि कंसिडरेशन जो होता है कुछ भी हो सकता है। आप 10 रुपए में अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच दीजिए, दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोर्ट आपको रोक नहीं सकती, फ्री में दे दीजिए, कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर जब तक आप क्लेम नहीं करते हैं, जब तक आप उसको रेसिस्ट नहीं करते हैं, तब तक उसको अवॉइड नहीं किया जाएगा और फिर आप लाइबल होंगे उसके लिए। ओके, राइट्स, अधिकार की बात करें, बताइए वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किसी को अधिकार होता है, जी नहीं, डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू एनी पार्टी। लेकिन वर्डेबल में सर होता है, द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। केवल उसी के पास राइट होता है जिसके साथ अत्याचार हुआ है। वर्डेबल में राइट होता है, लेकिन किसके पास, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जो अग्रीड पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है, और तोड़ देगी तो फिर आप जबरदस्ती, या मैं जो प्रॉपर्टी लेना है जिसको, वो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आगे वर्ड अब इनिशियो, तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वर्ड अब इनिशियो होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन वर्डेबल नहीं होते। इट इज वर्ड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, सारे नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, ये जानते हैं किसके लिए है, ये वर्ड अग्रीमेंट के लिए है, ये वर्ड अग्रीमेंट के लिए है, ठीक है। मैंने अग्रीमेंट काट के कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसलिए मैंने उसको चेंज किया है। तो ये स्पेशली किसके लिए है, वर्ड अग्रीमेंट के लिए है, ना कि वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। इट इज वैलिड when made and continues to remain valid till it is repudiated by the aggrieved party, ठीक है। आइए चलते हैं आगे की ओर। अब हम देखेंगे अपना नया, सर नया क्या देखेंगे, अलग तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे बहुत ध्यान से। बताइए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता होगा, कैसे बना रे बाबा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनता है ऑफर एक्सेप्टेंस, मैंने आपसे कुछ कहा, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बना, अग्रीमेंट बना। जब प्रॉमिस होता है ना तो वो अल्टीमेटली अग्रीमेंट बन जाता है, और उसके बाद एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ऑफर एक्सेप्टेंस का क्या तरीका हो सकता है, हम लोग आपस में बात करके, बोल करके ऑफर एक्सेप्टेंस कर सकते हैं क्या,
देखिए, अगर काम बोल के, लिख करके, शब्दों में, चाहे वो शब्द बोले हुए हों या लिखित हों, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं या मैं लिख के दे रहा हूं, अगर वो शब्दों में हो रहे हों, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, अगर कोई अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट वर्ड्स में, चाहे ओरल या रिटन हो रहा हो, 3 बार मैंने बोला, तो वो क्या बनेंगे? वो एक्सप्रेस कहलाएंगे, ठीक। लेकिन अगर वो शब्दों में नहीं है, लिखित भी नहीं है, ओरल भी नहीं है, तो फिर वो इंप्लाइड होंगे। सर कैसे? मैं दुकान पे जाकर के मैं कहता हूं कि मुझे सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, आप कहते हैं ठीक है मिल जाएगा, ये क्या है? ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। मैं एक ऑर्डर लेटर बना करके ईमेल करता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे इतना सामान इस रेट पे चाहिए, आप रिप्लाई करते हैं ओके, सामान की डिलीवरी हो जाएगी, ये क्या है? एक्सप्रेस है, रिटन और ओरल, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ना तो ओरल होते हैं ना तो रिटन होते हैं, अदर देन वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं होता, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बाबा रे बाबा, ये क्या? ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि बिना बोले हो जाता है? वो है इंप्लाइड। कैसे? आप जनरल लाइफ में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देखते होंगे। आप ऑटो स्टैंड पे खड़े रहते हैं, ऑटो आता है, बिना बोले चुपचाप बैठ जाते हैं, वो ले जाकर के उतार देता है जिस रास्ते पे वो जा रहा होता है। बस स्टैंड पे आते हैं, एक स्टैंड पे जहां बस रुकती है, आप चुपचाप चढ़ते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते, बस वाला बोलता है कि आपको कुछ नहीं, चुपचाप आप चढ़ते हैं, बैठ जाते हैं, टिकट ले लेते हैं और जहां उतरना होता है, बस रुकती है, वहां उतर जाते हैं, बिना शब्दों के। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है? जी हाँ। कैसे? जब बस आकर के खड़ी होती है, इसका मतलब वो आपको ऑफर कर रही है और आप उसमें चढ़ के जाकर के सीट पे बैठ जाते हैं, इसका मतलब उसके ऑफर को आपने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, इम्प्लाइडली, बिना बोले, गर्भित तरीके से। और जैसे ही आप बैठ गए, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होता है, प्रॉमिस हो जाता है, और प्रॉमिस तो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, वो अग्रीमेंट बन गया, और अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपने तो बताया ही नहीं कि पैसे लगेंगे, अब हम पैसा नहीं देंगे ना, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपके साथ, ठीक है। तो वर्ड्स में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वर्ड्स में अगर सारी चीजें हो रही हैं, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, और अदर देन वर्ड्स है तो इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड में एक और आता है, एक टाइप होता है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। वो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज जो इन्फर होता है, उनके कुछ एक्टिविटीज से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उनमें भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट मतलब जो आपके कंडक्ट से हो जाए। जैसे आपने नीलामी देखी होगी, ऑक्शन, जब नीलामी होती है तो बिडिंग होती है, बोलियां लगती हैं, और बोलियां लगती हैं तो आप कहते हैं कि इतने में मैं ले लूंगा, इतने में मैं ले लूंगा, और फाइनली जब लास्ट बोली लगती है तो एक व्यक्ति हैमर ऐसे पटकता है, और जैसे ही वो हैमर गिरता है उसके बाद कोई बोली नहीं लगा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल। तो ये क्या है? इसमें शब्द होते हैं क्या? हथौड़े से कुछ निकलता है क्या? कोई शब्द, गालियां निकलती हैं? नहीं, कुछ नहीं निकलता, हथौड़ा गिरते ही काम तमाम, ठीक है। तो वो टेसिट होते हैं। एटीएम से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड की ही कैटेगरी में आता है। अब आइए आपके सामने मैं रखता हूं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 9। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, या तो शब्दों में हो या लिखित में हो। यहां पे वर्ड्स लिखना ज्यादा जरूरी था, अब ये वर्ड्स चाहे रिटन हो या फिर ओरल हो, मतलब आपस में हम ओरली बात कर लेते हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। सेक्शन 9 कहता है of the act provides that if the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. Implied क्या होते हैं? As per section 9, in so far such proposal or acceptance is made otherwise than in words, इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता।
the promise is said to be implied. Thus, contracts which are made by an act or conduct of the parties and not by the words, the term are termed as implied contract. Example: coolie in a uniform picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A, and A allows him to do so. बताइए, कूली आता है चुपचाप, आप खड़े हैं बैग लेकर के, वो उठाता है और लेके चल देता है, और आप भी पीछे पीछे उसके चल देते हैं, तू चल मैं आया। तो अब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हो गया, आपने अलाउ कर दिया उसको कि तुम बैग लेके चलो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन हो गया। उसने ऑफर कर दिया कंधे पे रख करके, और आपने कुछ नहीं बोला, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब उसको पैसे देने पड़ेंगे, आप मना नहीं कर सकते कि हम कह नहीं थे तुमको ले जाने के लिए, क्यों ले जा रहे हो, है ना। आइए, it is an implied contract and A must pay for the services of the coolie detailed by him. Tacit contract क्या है जरा देखेंगे आप। It is not a separate from a contract but falls within the scope of the implied contracts. The word tacit means silent, चुपचाप रहने का। Tacit contracts are those that are inferred through the conduct of parties without any words spoken or written. जैसे कैश विड्रॉल फ्रॉम बाय अ कस्टमर ऑफ अ बैंक फ्रॉम द एटीएम। दूसरा क्या है? टेसिट कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज एज्यूम्ड टू हैव बीन एंटर्ड व्हेन द सेल इज गिवन इफेक्ट टू एट द फॉल ऑफ हैमर इन अ ऑक्शन सेल। चलिए, क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है। नेक्स्ट क्या है? क्वैसी। ये मजेदार है। इसको क्वैसी क्यों कहा जाता है सुनिएगा। ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये वो सिचुएशन होती है जहां पर लॉ, कानून आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल देती है, और वो भी ऐसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हों। Quasi contracts are as such not any kind of contract, but these are imposed by law as like you have entered into a contract willfully. Oh my God, what is this? ये सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि एक पार्टी के अगेंस्ट आप अपने आप जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसे रोड पे एक बटुआ, एक पर्स गिरा हुआ है, वॉलेट, और आप उसके फाइंडर हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स हैं आप। अब आप जैसे ही कोई सामान किसी का पाते हैं, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस व्यक्ति को वो सामान वापस करें। एक अनुबंध है, आप उसको रख नहीं सकते। आगे चल करके मैं पूरी डिटेल में इसको बताऊंगा, एक बार और पढ़ेंगे हम लोग। आप उसको अपने पास नहीं रख सकते, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे हैं। मतलब अगर वो आपके पास है, जिसका सामान है, वो कोर्ट में केस कर देगा, तो आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा, मतलब एनफोर्सिबल बाय लॉ है। और ये आप बताइए, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या उससे कि मैं आपका सामान पा चुका हूं, मैं आपको वापस करूंगा? नहीं, लेकिन कानून आपके ऊपर थोपा जाता है, इंपोज लेवी किया जाता है, और उससे आप बंधे होते हैं। देखेंगे ध्यान से। A quasi contract is not an actual contract, but it resembles a contract. Resemble मतलब सदृश, उसी जैसा होता है। It is created by law under the certain circumstances. कानून के द्वारा कुछ परिस्थितियों में ये क्रिएट किया जाता है। The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. Such obligations are known as quasi contracts. In other words, it is a contract in which there is no intention on the part of the either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. जैसे एग्जाम्पल के रूप में वो दिया गया है, मैंने आपके सामने रख दिया। नेक्स्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। सर ई कॉन्ट्रैक्ट, अब इसके बाद आप कहेंगे एफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप एबीसीडी पढ़ाएंगे क्या हम लोगों को? अरे नहीं भाई, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं
उनका यूज करके हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कुछ नया नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट के रूल हैं वो रहेंगे, साथ साथ जो साइबर लॉज हैं वो भी अटैक्ट हो गए और दोनों मिला करके एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसे हम ई कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानेंगे। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के नियम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, वो सारे के सारे रहेंगे। साथ साथ साइबर लॉ भी आ गया। साइबर इन द सेंस जो इंटरनेट या सिक्योरिटी लॉ है, जो आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो कानून भी आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो सच ईमेल्स when a contract is entered into by two or more parties using electronic means such as emails is known as e-commerce contract. In electronic commerce, different parties or persons create networks which are linked to other नेटवर्क थ्रू ईडीआई। ईडीआई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आपने आजकल देखा होगा फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज पे काम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फिल करते हैं और उसकी टर्म्स कंडीशन को पूरा करते हैं, वो बाइंड हो जाता है, आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में लेके जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, दिस हेल्प्स इन डूइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। दीज आर नोन एज EDI कॉन्ट्रैक्ट्स और साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, जो नाम दे लीजिए आप। दिस कॉन्ट्रैक्ट आ कॉन्सेप्चुअली अकीन, अकीन मतलब होता है एक जैसा, लाइक वर्ड यूज कर सकते हैं अकीन की जगह। टू ट्रेडिशनल पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे ट्रेडिशनल पेपर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी तरह होते हैं। एंड रिक्वायर्स ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लाइक फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कंसिडरेशन, लीगल एटसेट्रा, सब मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने। अभी कुछ और भी बचे हुए हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी ये सब जो बचे हुए हैं हम लोग एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटिव, ये सब करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, होप सो कि आपने सब कुछ समझ लिया होगा और सारी की सारी जो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं उनको कॉन्सेप्चुअली अब दोबारा रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ, अब अगले कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और फिर दोबारा डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए प्रोविजन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।